symbolic example. This is a good move so far as the bad debts is concerned. Bad debts itself is not a good move naturally, लेकिन इसका लॉ अच्छा बनाया गया है वैट के अंदर, और इसके अंदर पूरी चीज़ें केटर की गई हैं कि अगर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होगा, या प्रोविज़न होगा, या राइट बैक होगा, या रिवर्सल होगा, या रिकवरी होगी, तो किस तरह से पूरी मैकेनिज्म चलेगा। और गवर्नमेंट ने इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की हैं इस लॉ में, डिक्रीजिंग एडजस्टमेंट्स और इंक्रीजिंग एडजस्टमेंट। इंक्रीजिंग एडजस्टमेंट आर दोज आइटम जिससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और डिक्रीजिंग एडजस्टमेंट आर दोज आइटम जिससे आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो अगर आपका बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होगा तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी, चाहे वो सब्सिक्वेंट पीरियड में हो। अब लॉ इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म चलेगा। पहले भी था, लोग यूज़ कर रहे थे डेबिट क्रेडिट रूल को किसी हद तक इस एंगल से, जो पूरी तरह ज़रूर मतलब डिबेटेबल था कि वहाँ इश्यू हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन अब लॉ बाय इटसेल्फ इज़ वेरी गुड इन दैट सेंस। तो सेक्शन 32 जो है इज़ वेरी गुड इन दैट सेंस। Advance tax, RGST empowers FBR to specify, again power, RGST empowers FBR to specify any person or class of person to pay advance tax up to 25% of the standard rate, and that is effectively 3.75% of the value of supply, as a prospective value addition. ये पावर दिए गए हैं FBR को, इट्स अ वेरी वाइड पावर कि एडवांस टैक्स अगर कलेक्ट करना हो, एडवांस सेल्स टैक्स, इस तरह से एडवांस इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से एडवांस सेल्स टैक्स कलेक्ट करना हो तो पहले से कलेक्ट लिया जाए 25% ऑफ द स्टैंडर्ड रेट विच इज़ 3.75%। अगर हम ST लॉ में से मिलती जुलती प्रोविजन देखें, नॉट एग्जैक्टली बट मिलती जुलती, तो इन ST लॉ द FBR इज स्पेसिफाइड 2% मिनिमम वैल्यू एडिशन एट 2% ओनली ऑन कमर्शियल इम्पोर्ट। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, मिलती जुलती देखने के लिए खाली, लेकिन हालांकि ये से डिफरेंट है इन द सेंस कि दिस इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट। जो मैं बात कर रहा हूँ वो जो नए लॉ में है वो तो करंट रेट के अंदर वाला रेट है, तो देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन सिर्फ सिमिलैरिटी थोड़ा सा बताने की। विदहोल्डिंग टैक्स बाय गवर्नमेंट एंड LTU टैक्स पेयर्स, द डेविल 603 एंड 704 जो मशहूर है, और मतलब ये वो इशू है कि जहाँ इनकम टैक्स का सेमिनार होता था और लोग हमसे सेल्स टैक्स का क्वेश्चन पूछते थे। इनकम टैक्स के सेमिनार में गए, आधे से ज़्यादा सेल्स टैक्स के क्वेश्चन इसी के पूछ रहे हैं लोग, तो ऐसी पोजीशन हो गई थी इस डेविल 603 और डेविल 704 की बुनियाद पे। एनीवे, द पोजीशन इज दिस एट द मोमेंट, RGST empowers the federal FBR to specify tax to be withheld by any purchaser of goods up to 25%, that is again effectively 3.75% of the value of supply. As per the ST, the FBR has specified certain government departments and bodies to withhold 3.2% of the value of supply in 1/5, or moreover the recipient of advertisement services are presently required to withhold ST it's 16 rather 17% presently. ये भी एक डिबेटेबल है कि 16 है कि 17, जो शायद अभी तक रिजॉल्व आई डोंट नो किस हद तक हुआ। Power of FBR and Commissioner to reopen cases. As per RGST, the FBR and Commissioner have been empowered to examine the record to reopen even if the appeal is pending before the Commissioner. No such power exists in ST. अगर टैक्सेशन ऑफिसर ने असेसमेंट कर दी, कमिश्नर उसकी असेसमेंट से नाखुश है फॉर एनी रीजन, ठीक, आपने उस ऑर्डर के खिलाफ तो अपील फाइल कर दी है कमिश्नर के पास, इन दी ST लॉ उसके अगेंस्ट कमिश्नर को अपील, कमिश्नर के पास जब अपील पेंडिंग हो ऑन एनी इश्यू ऑफ एनी ईयर तो रीओपन नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैट लॉ में ये लिखा हुआ है कि वो रीओपन कर सकता है, ठीक है। और इवन इस वक्त इस हद तक भी पावर नहीं है कमिश्नर के पास कि अगर फर्ज कर लें इनपुट टैक्स के एक एलिमेंट के ऊपर उसने झगड़ा किया था TO ने, और इनपुट टैक्स का दूसरा एलिमेंट कमिश्नर रीओपन करना चाहे तब भी नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि कमिश्नर लेवल का दूसरा बंदा, एक कमिश्नर लेवल के बंदे के पास कोई चीज़ पेंडिंग है तो दूसरे कमिश्नर का लेवल का बंदा उस एरिया को छेड़ भी नहीं सकता, इसलिए कि ITO के असेसमेंट ऑर्डर को सेंसिटी दे दी गई
इसलिए कि वो अपीलेट फोरम में चला गया मैटर, और इसकी वजह से बार बार जो असेसमेंट रीओपनिंग वाला एलिमेंट था उसको रोकने के लिए और डबल ऑडिट एंड डबल चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वैट में या RGST में ये मौजूद है, तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड आई वुड सजेस्ट कि ये वापस से ST लॉ के पेरीमेटर एरियाज को भी कर दिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रिब्यूनल के अपील वाला लॉ दोनों में सेम है कि ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है तो नहीं हो सकता, लेकिन कमिश्नर अपील वाला इसमें विच नीड टू बी एड्रेस्ड ताकि ये इशू भी खामखा लोग इशू नहीं उठाएंगे इसके अंदर प्रॉब्लम। और गवर्नमेंट के लिए आसान है वैसे भी कि वो जो कुछ करना है कलेक्शन पार्ट को एड्रेस कर ले, और जो अच्छी चीज़ें लाए हैं वो रहने दें, जो बुरी चीज़ें बाहर नज़र आ रही हैं एक्सेप्ट फॉर 8 पार्ट, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें, इतना ज़्यादा चेंज करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए कि गवर्नमेंट का कोर मोटिव तो कलेक्शन है, IMF का कोर मोटिव कलेक्शन है, तो जब दोनों का कोर मोटिव कलेक्शन है तो बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसमें क्यों खामखा लोगों को परेशान किया जाए और लोगों को मतलब टू बी स्पेसिफिक हमारी चांदी की जाए टैक्स एडवाइजर्स की, लेकिन स्टिल जो रॉन्ग है, जो गलत है, प्रॉब्लम है विच वो हम हमेशा एड्रेस करते हैं कि ये सही होना चाहिए। Appeal to appellate tribunal. As per RGST, the additional commissioner has to obtain authorization from the commissioner before filing an appeal before the appellate tribunal. Pursuant to the ST law, the AC is independent in this regard. This is again a good move कि AC अपनी additional commissioner अपनी मर्जी से अपील फाइल नहीं कर दे कि हर छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर अपील फाइल करने लगे और फ्रिवलेस अपील्स बहुत सारी फाइल हो जाए और इतनी ज़्यादा पेंडेंसी हो अपील चली जाए। कमिश्नर से इजाज़त ले कि हाँ ठीक है ये मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर अपील में जाना चाहिए तो जाए, वरना ना जाए। दिस इज अ गुड। अब यहाँ थोड़ा सा कोर मसले मसाइल हैं जिसको हल करने की जरूरत है। इट इज बीइंग पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर दैट द प्रोविंशियल RGST एक्ट will replace provincial ordinances as well as the federal excise duty on services. This is the newspaper statement. I tried to find out सारे एरिया कि कहाँ ये लिखा हुआ है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिपील होगा, ठीक है। इवन जो बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है उसमें FED की भी अमेंडमेंट मौजूद है SED की शक्ल में, ठीक है ना, लेकिन उस अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट मौजूद नहीं कि FED सर्विसेज से ख़त्म हो जाएगा। तो जब चीज़ें सामने लानी है बिल की शक्ल में तो वो भी लाई जाए साथ में कि आइंदा FED ऑन सर्विसेज नहीं होगा, लेकिन वो अभी नहीं लाया गया। मे बी जब प्रोविंशियल ऑर्डिनेंसेज या प्रोविंशियल बिल या प्रोविंशियल एक्ट्स पब्लिक के सामने आए तो उस वक्त ये सामने आए। सेक्शन 104 ऑफ द फेडरल RGST बिल विल रिपील द ST एक्ट एंड प्रोविंशियल RGST विल रिपील द प्रोविंशियल ऑर्डिनेंसेज। ये अपेरेंट है जो इस वक्त लॉ में मौजूद है। फेडरल RGST इंक्लूडिंग इट्स प्रीएम्बल एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन इज साइलेंट एज टू रिपील ऑफ द सर्विसेज कवर्ड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट। अब मैंने ट्राई की, कोशिश की कि हर वो जगह देख लूँ कि जहाँ पर इसका रास्ता निकले कि FED ऑन सर्विसेज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आया कि कहाँ लिखा हुआ है। ये दो एरिया मजीद होते हैं कि हम किसी भी लॉ का प्रीएम्बल देख लें कि वहाँ लिखा हुआ हो कि ख़त्म हो जाएगा, या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस उसके अंदर भी नहीं लिखा हुआ कि FED ऑन सर्विसेज ख़त्म हो जाएगा, जो मेंबर नेशनल असेंबली के सामने पेश किया गया और जो FBI की वेबसाइट पे मौजूद है उसके अंदर भी नहीं लिखा हुआ कि FED ऑन सर्विसेज ख़त्म हो जाएगा। न्यूज़पेपर में ज़रूर लिखा हुआ आता है, लोग स्टेटमेंट भी दे देते हैं, लेकिन लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ क्लियर पिक्चर कि ये दिस इज द क्लियर पिक्चर, और मतलब डिबेट हो उस चीज़ के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के साथ उसके ऊपर डिस्कशन हो। अगेन दिस इज अ गुड पार्ट कि जो 90% की रिस्ट्रिक्शन है एडजस्टमेंट वाली रूल अपने ST लॉ सेक्शन 8B की शक्ल में वो नहीं है। आई अप्रिशिएट दैट। इसी तरह से फिक्स एसेट्स की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इस वक्त एडजस्टमेंट मिलती है, आइंदा वो इमीडिएटली